हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी. इन द लास्ट वीडियो आई taught फर्स्ट पार्ट ऑफ द reproduction in organisms, that is asexual reproduction. So in this video I will cover second part of this chapter, that is sexual reproduction. So let's begin the topic. Sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by the different individuals of the opposite sex. Sexual reproduction में जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है. देन जो ऑफस्प्रिंग है वो रिप्रोड्यूस होगा. ठीक है. और साथ में मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी एक्सप्लेन करते चलूँगी जो हमने पिछला पढ़ाया था, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए एसेक्सुअल और सेक्सुअल में. ओके. वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मेल फीमेल का जो गैमेट है उसका फ्यूजन नहीं होता था, कोई भी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता था. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना कंपलसरी है. अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है इसका मतलब है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है. ठीक है. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट प्रोसेस में होता है, वेयर एज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्लो प्रोसेस में चलता है, क्योंकि इसमें जाइगोट मेल और फीमेल का जो गैमेट है उसका फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. These gamete fuse to form the zygote, which develops to form the new organism. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. Sexual reproduction में जो पेरेंट्स हैं और ऑफस्प्रिंग हैं, ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स का कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल होता है. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. ठीक है. फर्स्ट फीचर जो है वो जुवेनाइल फेज है और उसे हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं. अगर ये एनिमल में हो रहा है ये चीज़ तो उसे हम कहेंगे जुवेनाइल फेज, और अगर ये प्लांट में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव फेज. ठीक है. नेक्स्ट फेज होता है हमारा रिप्रोडक्शन फेज. ओके. और लास्ट फेज होता है हमारा ओल्ड फेज, जिसे हम सेंसेंट फेज से भी जानते हैं. ओके. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called the juvenile phase. It is known as vegetative phase in plants. This phase is of variable durations in different organisms. जो रिप्रोडक्शन फेज से पहले मैच्योरिटी और ग्रोथ होती है, एक फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उस फेज को हम कहेंगे जुवेनाइल फेज. और ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी जल्दी हो जाती है, वेयरएज जो बॉयज़ हैं उनमें ये प्रोसेस स्लो है. ठीक है. द एंड ऑफ जुवेनाइल or vegetative phase, which marks the beginning of the reproduction phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. जो जुवेनाइल फेज है उसका जब एंड होता है तो वो जब पीरियड एंड हो रहा है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, तो वो बिगिनिंग होता है रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन फेज के लिए, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए. ठीक है. और हायर प्लांट्स में जब भी फ्लावरिंग हो किसी भी प्लांट में, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी प्लांट में जब फ्लावरिंग हो रही हो या फ्लावर्स आ गए तो आप समझ जाइए कि इस प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है. ठीक है. इन प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स shows clear cut vegetative, reproductive and sensate phases, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases.
एनुअल और बाइनोमियल टाइप में ये सारे फेजेस बहुत इजी हैं एक्सप्लेन करना और हम समझ भी जाते हैं, बट जो प्रीनिलियन स्पीशीज़ है उसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आगे हम प्रोसीड करने से पहले जो एनुअल है, बाइनोमियल और प्रीनिलियन स्पीशीज़ क्या है पहले मैं इसे समझा देती हूँ, और इसको अपनी नोटबुक में ना साइड में इसके नोट्स भी बनाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एनुअल टाइप प्लांट्स ऐसे प्लांट जो एक ही ग्रोइंग सीजन में या एक साल के अंदर ही अपना सीड जर्मिनेशन से वो सीड जर्मिनेशन भी हो जाए, ग्रो भी हो जाए और उनमें फ्रूटिंग भी हो जाए, फ्लावरिंग भी हो जाए, सब हो जाए, ऐसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं एनुअल टाइप प्लांट्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं वीट, राइस और मस्टर्ड, पी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। This type of plant completes its entire life cycle from seed germination to flowering, seed production and death within 1 year or one growing season. For example, wheat, rice, mustard, etc. इसमें जितने भी एक साल के अंदर अपना सारा लाइफ स्पैन ख़त्म कर दें या एक ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ स्पैन ख़त्म कर दें, ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल टाइप प्लांट कहेंगे। बाइनोमियल ऐसे प्लांट्स जो 2 साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल प्लांट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में वो अपने रूट्स, लीव्स और रूट, लीव्स, स्टेम इन सबको ग्रो करते हैं बट फ्लावर नहीं आते हैं, और सेकेंड ईयर में वो रिप्रोडक्शन करते हैं। This type of plants completes its life cycle in 2 years. In first year, grows roots, stems and leaves but not produce flowers. In second year, for reproduction, मतलब जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब सेकेंड ईयर में ही फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि कोई भी प्लांट जब फ्लावरिंग कर रहा होता है तो आप समझ जाइए कि वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, ठीक है। द थर्ड टाइप प्लांट, it lives for more than 2 years. For example, mango, roses, banana, plant, coconut. ऐसे प्लांट जो 2 साल से ज़्यादा चलें और उनमें बार बार फ्रूटिंग हो, बट एक्सेप्शनल प्लांट है बनाना में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग होती है, उसके बाद में उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है बनाना प्लांट। आई होप आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। अब हम वापस आते हैं जहाँ पर हम थे। Okay, a few plants exhibits unusual flowering phenomena. For example, bamboo species. Bamboo species में पूरी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, वो भी 50 to 100 years के बीच में। वो ऐसा नहीं है कि अभी दिख गया हमें बैम्बू बड़े बड़े हो गए तो अब फ्लावरिंग हो जाएगी, नहीं, वो 50 से 100 साल के बीच में एक बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद में उसमें कभी फ्लावरिंग नहीं होती है और वो फिर ड्राई हो जाते हैं। सेम bamboo species flowers only in their lifetime, once in their lifetime, generally after 50 to 100 years. एक उसी तरह एक और प्लांट है जिसे हम कहते हैं नीला कुरंजी, जो कि साउथ में ज़्यादातर मिलता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस साइड में। ये प्लांट जो है वो 12 साल में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है, सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में। लास्ट टाइम ये 2018 में फ्लावरिंग हुई थी इसमें। नीला कुरंजी flowers once in 12 years. This plant flowered during September to October 2018. It mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attract a large number of tourists. इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और इसका नाम नीला कुरंजी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ब्लू कलर में होते हैं। तो यहाँ तक हमारा जुवेनाइल फेज था। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फेज, जो कि रिप्रोडक्टिव फेज है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जब भी एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने वाला है, उसके पहले उनके अंदर 2 चेंजेस होंगे।
that is morphological and physiological changes. The reproductive phase is also of variable duration of different organism. जो reproductive phase है हर organism का different हो सकता है, किसी का 5 साल हो सकता है, किसी का 6 साल हो सकता है, किसी का 12 साल हो सकता है. It's depend on organism to organism. For example, birds living in nature lays eggs only seasonally. ठीक है, जो birds हैं नेचर में वो सीजनली ब्रीड एग्स ले करती हैं, वेयर एज जो पोल्ट्री फार्म में है आप उन्हें देखेंगे वो कभी भी थ्रू आउट पूरे साल ही उनका वो एग ले करती हैं, बट वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, प्रॉफिट कमाने के लिए है, ना कि वो नेचुरल उनका एग लेइंग प्रोसेस है. ठीक है. However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but is a commercial exploitation for human welfare. Okay. The females of placental mammals exhibits cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. In non-primate mammals like cows, sheep, rats, deer, dogs, tigers, etc., such cyclical changes during reproduction are estrus cycle. कुछ जगहों पे नेट वगैरह पे आपको ये ईस्ट्रस की स्पेलिंग ESTRUS मिलेगी, जो कि गलत है. NCERT में दिया हुआ है इसकी स्पेलिंग OESTRS. तो आप एग्जाम में भी यही NCERT वाला ही लिखेंगे, OESTRS वाला. ठीक है. जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारी चलती है उसको कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, और जो प्राइमेट्स हैं जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस, उनमें जब ये साइकिल चलती है तो उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मैं इन दोनों में एक डिफरेंस आपको बता देती हूँ. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल. फर्स्ट इज ईस्ट्रस साइकिल. The reproductive cycle in non-primate female mammal such as cows, sheep and dogs characterized by periodic changes in reproductive organs and hormones that leads to a period of sexual receptivity called estrus or heat. इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इसी बीच में इनका ये रिप्रोडक्शन साइकिल चलेगा. इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग है. ठीक है. Unlike the menstrual cycle, there is no monthly breakdown and shedding of the uterine lining. Some animals may have bloody vaginal discharge, but it is different from menstruation. कुछ animals में आपको दिखेगा कि उनको bloody vaginal discharge है, but वो menstrual cycle से बहुत different है. उसका कोई लेना देना नहीं है मेंस्ट्रुएशन से. आप कभी ऐसा ना समझे कि जैसे काऊ, शीप, किसी में आपको ब्लडी डिस्चार्ज दिखाई दे तो आप बोलें कि नहीं ये तो मेंस्ट्रुएशन है इनका. नहीं, वो सिर्फ ब्लडी डिस्चार्ज है, वो मेंस्ट्रुएशन नहीं है. मेंस्ट्रुएशन में प्रॉपरली ब्लीडिंग होती है. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल. It is a series of natural monthly changes in the female reproductive system that prepares the body for a potential प्रेगनेंसी. मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 28 to 35 डेज का, हियर आई एम राइटिंग 28 to 35 डेज का एक साइकिल होता है, डेज का साइकिल है. ठीक है. और इसमें जो है यूट्राइन लाइन जो है वो शेड ऑफ होंगी, ब्लीडिंग भी होगी. आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. हम वापस आ जाते हैं अपने रिप्रोडक्शन फेज पे, रिप्रोडक्टिव फेज पे. Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibits such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. अगर यही ईस्ट्रस या menstrual cycle जो है वो कुछ एनिमल्स में हमें फेवरेबल सीजन में दिखाई दे
तो हम ऐसे रिप्रोडक्टिव फेज को कहेंगे कि वो सीजनल ब्रीडर्स हैं, ऐसे टाइप ऑफ एनिमल्स को। और अगर ये चीज़ हमें थ्रू आउट कभी भी दिखाई दे तो उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। मैनी ऑफ अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद में ओल्ड एज जो फेज है हमारा वो शुरू होता है, और ये लास्ट फेज है किसी भी लाइफ स्पैन का, इसके बाद में डेथ होती है, ठीक है। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senses or old age. जो old age है उसी को हम senses भी बोलते हैं. There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism या skin जो है उस पर झुर्रियाँ आ जाना, और डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स, इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स हमारे, और लैक इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से बालों का झड़ना, आई साइट्स वीक हो जाना, जॉइंट्स में पेन, ये सब होना शुरू हो जाता है. ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. Excuse me. In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of the organism. ठीक है, हॉर्मोन्स ही हैं जो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और ओल्ड एज फेज को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन वो भी होते हैं, तीन इवेंट्स भी होते हैं. चलिए समझते हैं इसे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. For convenience, these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization event. तो ये जो तीन phases हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसे मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी, और वो नेक्स्ट सेशन आपका लास्ट सेशन होगा. उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि MWF और संडे को हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का लेक्चर आएगा, और TTS में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हम, और संडे, समटाइम्स संडे को भी हमारा 10th का साइंस कवर होगा. ओके, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.